चलिए इस नए एक्सप्लेनर में सीधे चलते हैं। आज हम नीट परीक्षा लीक की इस पूरी कंट्रोवर्सी का एक बहुत ही डीप विश्लेषण करने वाले हैं। हम समझेंगे इसकी टाइमलाइन, ये पूरा नेटवर्क कैसे काम करता था और सबसे ज़रूरी बात, सरकार और सिस्टम का इस पर क्या रिएक्शन रहा। ये सिर्फ एक परीक्षा की कहानी नहीं बची है अब, बल्कि एक पूरे सिस्टम के फेल होने की केस स्टडी बन चुकी है। इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 बातों पर फोकस करेंगे। पहले, ये लीक पकड़ा कैसे गया। फिर इस चोरी हुए पेपर का पूरा रास्ता ट्रेस करेंगे। उसके बाद इसमें सामने आए पॉलिटिकल कनेक्शंस, सिस्टम की खामियां, सरकार और अथॉरिटीज का रिस्पॉन्स, और आखिर में इस सब की वजह से आम स्टूडेंट्स को चुकानी पड़ने वाली कीमत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले पॉइंट पे आते हैं, नीट लीक का आखिर पता कैसे चला। शुरुआत होती है एक व्हाट्सएप मैसेज से। 2 मई को राजस्थान के सीकर से एक पिता ने केरल में पढ़ रहे अपने बेटे को एक मैसेज फॉरवर्ड किया था, और सच मानिए यही वो मैसेज था जिसने इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। अब इस फॉरवर्ड किए गए गेस पेपर की एक्यूरेसी देखिए, बिल्कुल हैरान करने वाली थी। असली परीक्षा में टोटल 180 सवाल थे और उसमें से 135 सवाल बिल्कुल मैच कर रहे थे। और तो और बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सवालों का सीक्वेंस तक ब्रेक नहीं हुआ था, मतलब एक कॉमा या फुल स्टॉप का भी अंतर नहीं था। इस नंबर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दांव पर आखिर लगा क्या है। 22 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स, ये सभी अपने पूरे फ्यूचर के लिए सिर्फ इसी एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पर डिपेंड करते हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये लाखों परिवारों के सपने और उनके भविष्य की बात है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, चोरी हुए पेपर को ट्रेस करना। एक हाईली सिक्योर पेपर पूरे देश का सफर करके आम छात्रों के हाथों तक कैसे पहुंच गया। ये एक नेशनल लेवल के बेहद सोफिस्टिकेटेड सिंडिकेट का काम था। इस पेपर की पूरी ज्योग्राफिकल जर्नी को इस टाइमलाइन से समझा जा सकता है। ये कहां से शुरू हुआ? महाराष्ट्र के नासिक में एक ऑथराइज्ड प्रिंटिंग प्रेस से। वहां से इस पेपर को चुराया गया, फिर यह पहुंचा हरियाणा के गुड़गांव, जहां इसमें बदलाव किए गए, और आखिर में राजस्थान के जयपुर और सीकर में इसे मास लेवल पर स्टूडेंट्स तक फैला दिया गया। हमारे सोर्सेज ये साफ बताते हैं कि ये कोई आम चोरी नहीं थी, एक बहुत ही हाई लेवल ऑपरेशन था। रेगुलर मॉनिटरिंग सिस्टम से बचने के लिए उन्होंने मोबाइल फोन का नहीं, बल्कि हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर्स का इस्तेमाल किया, और डेटा ट्रांसफर को छुपाने के लिए तो नासिक के बाहर एक शैडो सर्वर तक सेटअप कर दिया था। सोचने वाली बात है कि किस लेवल की प्लानिंग थी ये। अपनी इस चोरी को कवर करने के लिए गुड़गांव वाले ऑपरेटर्स ने एक बहुत ही चालाकी भरा तरीका अपनाया। उन्होंने एक बड़ा सा 410 सवालों का गेस पेपर बनाया और उसमें उन 120 असली सवालों को छुपा दिया। बाकी 290 सवाल बस फेक या फिलर थे। ऐसे इसलिए किया गया ताकि किसी को जल्दी शक न हो और ये सच में बस एक गेस पेपर ही लगे। चलिए देखते हैं कि ये पूरा धंधा फाइनेंशियल टर्म्स में कैसे आगे बढ़ा। नासिक के एक स्टूडेंट द्वारा 1 लाख रुपए में पेपर की फिजिकल कॉपी खरीदने से ये शुरू हुआ। फिर गुड़गांव में इसकी सॉफ्ट कॉपी 15.5 लाख में बेची गई। उसके बाद 30 लाख रुपए में ये बीरवाल भाइयों तक पहुंचा, और एंड में सीकर के एजेंट राकेश कुमार मनवारिया जैसे लोगों के थ्रू इसे 700 से ज्यादा बच्चों तक बांटा गया। तीसरा सेक्शन हमारा फोकस करता है पॉलिटिकल कनेक्शंस और सिस्टम की खामियों पर। यहां हम उन लोगों पर नजर डालेंगे जिन्होंने इस खोखले सिस्टम का फायदा उठाया और इनके पीछे के कथित पॉलिटिकल रिश्ते क्या थे। फैक्ट्स को बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से देखते हुए रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन आरोपी बीवाल भाइयों के काफी मजबूत पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। दिनेश बीवाल कथित तौर पर एक पॉलिटिकल यूथ विंग के मेंबर हैं, जिनकी स्टेट के शिक्षा मंत्री और बाकी नेताओं के साथ तस्वीरें हैं, और उन्होंने असेंबली कैंडिडेट्स के लिए चुनाव प्रचार भी किया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह क्लेम की गई है कि इन लोगों को एग्जाम से 1 महीने पहले ही इस लीक के बारे में पता था। तो यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल उठता है, क्या ये बस एक इत्तेफाक है या कोई प्रॉपर पैटर्न, खासतौर पर तब जब ये पता चलता है कि बीवाल परिवार के 4 बच्चों ने पिछले साल ही बिल्कुल यही नीट एग्जाम सफलतापूर्वक क्लियर किया था। ये कोइंसिडेंस तो थोड़ा मुश्किल ही लगता है। यहाँ एक निष्पक्ष जांच की जरूरत बिल्कुल साफ दिखती है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे जरूरी हिस्से पर, इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स। जब इतनी बड़ी धांधली सामने आई तो नेशनल एजेंसीज और गवर्नमेंट अथॉरिटीज का शुरुआती रिएक्शन क्या था? ये जानकर बहुत ही हैरानी होती है कि जब सीकर के उस पिता ने सबसे पहले लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर उन सेम सवालों का सबूत दिया, तो उनकी बात को सीरियसली ही नहीं लिया गया। उन्हें बस ये कहकर वापस भेज दिया गया कि अफवाहें मत फैलाओ। इससे भी ज्यादा शॉकिंग था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के डायरेक्टर जनरल का ऑफिशियल स्टेटमेंट।
सोर्स के मुताबिक उनका कहना था कि 135 सवाल मैच होने का मतलब ये नहीं है कि पूरा पेपर लीक हुआ है। उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि यह बस एक पीडीएफ था जो सर्कुलेट हो रहा था। यहां इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के बीच एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिला। एक तरफ स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी ने बताया कि पेपर 1 महीने पहले से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र और राजस्थान की पुलिस पब्लिकली इस बात से इनकार कर रही थी कि उनके स्टेट्स इस लीक के सेंटर थे। एक तरह से पूरा ब्लेम गेम चल रहा था और टॉप पोजीशंस पर बैठे लोग बस सवालों से बचते हुए नजर आए। सरकार और सिस्टम की जवाबदेही की यह कमी कोई नई बात नहीं है। अगर हम 2024 के एग्जाम्स को ही देखें तो एग्जाम से पहले ऐसी ही पेपर लीक की खबरें आई थीं, बिना किसी लॉजिक के ग्रेस मार्क्स दिए गए, जिसकी वजह से 67 स्टूडेंट्स ने परफेक्ट 720 स्कोर किया। फिर देश भर में प्रोटेस्ट हुए, सीबीआई इंक्वायरी बैठी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी वही रही। एनटीए की तरफ से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं और ना ही कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुआ। अपने आखिरी पॉइंट पर चलते हैं। सिंडिकेट, पुलिस और एजेंसीज को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और उन मासूम लोगों की बात करते हैं जो इस सिस्टम के फेलियर का सबसे बड़ा शिकार बनते हैं। इसकी ह्यूमन कॉस्ट सच में रुला देने वाली है। 22 लाख स्टूडेंट्स को अचानक से री एग्जाम फेस करना पड़ा, एक ऐसी गलती के लिए जो उन्होंने की ही नहीं थी। महीनों की नींद का सैक्रिफाइस, खत्म हो चुकी सोशल लाइफ और कोचिंग में लगाए गए परिवारों के लाखों रुपए, सब एक झटके में जीरो हो गए। इस मेंटल और इमोशनल ट्रॉमा की भरपाई आखिर कैसे होगी? इस पूरे नेगेटिव माहौल में सोर्स एक बहुत ही प्रैक्टिकल और अच्छी एडवाइस देता है। जो लोग अभी बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहे हैं, उनके लिए यह याद रखना जरूरी है, कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ें। एक्सीलेंस का पीछा करें, सफलता खुद पीछे आएगी। इस टूटे हुए सिस्टम के सक्सेस पैरामीटर्स के पीछे भागने से अच्छा है कि अपनी पर्सनल ग्रोथ और स्किल्स पर ध्यान दिया जाए। क्योंकि सिस्टम लेवल पर बदलाव आने में लंबा वक्त लगता है, इसलिए हमारा सोर्स एक सॉलिड प्लान बी बनाने पर बहुत जोर देता है। अपना पूरा भविष्य किसी सिर्फ एक एग्जाम के भरोसे रिस्क पर नहीं डालना चाहिए। मेडिकल के अलावा आजकल डेटा साइंस, यूआई यूएक्स डिजाइन या सस्टेनेबिलिटी जैसे हजारों नए और हाई ग्रोथ ऑप्शंस मौजूद हैं। इन्हें एक्सप्लोर करने के लिए 100 करियर्स जैसी पीडीएफ गाइड्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज का फायदा जरूर उठाना चाहिए। इस विश्लेषण को हम एक आखिरी और गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। जब तक गवर्नमेंट लेवल पर बदलाव नहीं आते और प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होती, तब तक इस सिस्टम की विफलताओं की असली कीमत आखिर कौन चुकाता रहेगा? जब तक ऊपर से लेकर नीचे तक जिम्मेदारी फिक्स नहीं होगी, क्या तब तक आम लोग ही इसका बोझ उठाएंगे? इस बारे में विचार करना बहुत जरूरी है। इस एक्सप्लेनर को सुनने और इस पर गौर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।